हेलो बच्चों। सबसे पहले तो मैं कंफ्यूज हूं कि आपको बोलूं क्या, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप बोलोगे सर क्यों? बिकॉज बच्चों अभी रात के 3 बज रहे हैं। तो रात के 3 बजे क्या बोला जाता है? आई थिंक 12 बजे के बाद गुड मॉर्निंग होता है ना। अब आप कहोगे सर 3 बजे तो हम नींद में होते हैं। तो जो भी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कुछ भी ठीक है बच्चों। चलो जोक्स अपार्ट। उसके बाद बच्चों एक चीज याद रखो, ये हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है। सेकंड लेक्चर में हमने 7 एमसीक्यू सॉल्व किए थे। इसमें लगभग हम 8 एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे और इसमें हम काइनेमैटिक्स पोर्शन कवर कर लेंगे। सर्कुलर मोशन का काइनेमैटिक्स फिनिश कर लेंगे। प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सारी चीजें एक पॉइंट हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से पकड़ के चलो। लगभग 10 से 12 लेक्चर बनेंगे हर टॉपिक के। हर टॉपिक में लगभग 100+ एमसीक्यू हम ले लेंगे। और हर टॉपिक में 30 या 40+ न्यूमेरिकल हम थ्योरी के भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले आपका टर्न, पॉज करके खुद से सॉल्व कर लीजिए इसे। आंसर निकालना जरूरी है बच्चों, खुद से सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे पता नहीं लगेगा आपको कितना आया। जब तक आंसर मैच नहीं होते आपको सॉल्व करना है। हो गया, चलो ठीक है। एक चीज याद रखो बच्चों, जब आप वेक्टर का एडिशन करते हो, वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में सोचना होता है। और जब स्केलर का एडिशन करते हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में सोचना होता है। ठीक है, अब देख लो, यहां से शुरू करेंगे, इधर स्पेस क्रिएट कर लेंगे ताकि हमें सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाए। क्या कह रहा है? अ पार्टिकल कवर्स हाफ रिवोल्यूशन ऑफ रेडियस आर विथ कांस्टेंट स्पीड वी। स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं हो सकती, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कैसी है? एक्सेलरेटेड मोशन है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट। समझ रहे हो? चलो, तो पार्टिकल कवर्स हाफ रिवोल्यूशन ऑफ रेडियस आर विथ कांस्टेंट वेलोसिटी वी। तो कुछ ऑप्शन दिए हैं। तो पहले हम मोमेंटम चेक करते हैं। एक चीज याद रखो बच्चों, मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सी क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसने हाफ रिवोल्यूशन पूरा किया बच्चों, हाफ रिवोल्यूशन। ये रेडियस है इसकी आर, रेडियस कितनी है? आर। तो सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो सपोज वो यहां से शुरू किया था उसने, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी थी v। कितनी वेलोसिटी थी v? अब वो ऐसे घूम गया, यहां तक आ गया, तो इधर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ऐसी, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब वो यहां तक आ गया डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट तक, तो यहां पर अगर उसकी वेलोसिटी प्लस वी है तो यहां पर कितनी होगी? माइनस वी। अब आप कहोगे सर वी ही क्यों रखा आपने? बिकॉज कांस्टेंट स्पीड, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन एक का ऊपर है इसलिए पॉजिटिव, नीचे है इसलिए निगेटिव। एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो आपसे क्या पूछा है? मोमेंटम चेंज बाय काइनेटिक एनर्जी चेंज बाय, मोमेंटम चेंज बाय काइनेटिक एनर्जी चेंज बाय। तो एक चीज याद रखो बच्चों, अच्छे से याद रखो, कि जो सर्कुलर मोशन में हाफ रिवोल्यूशन पूरा करता है तो मोमेंटम चेंज कैसा निकालोगे आप? डेल्टा पी। डेल्टा पी, डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम। पी मोमेंटम होता है, P2 माइनस P1। P2 मतलब फाइनल मोमेंटम, P1 मतलब इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस वी है, माइनस एम वी। ओके, फाइनल मोमेंटम माइनस का माइनस, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? एम वी। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? एम वी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? वी। फाइनल वेलोसिटी क्या थी? माइनस वी। ठीक है, या फिर इसको एरो लिख लो, कोई बात नहीं। माइनस एम वी क्या हो जाएगा? -2mv। अब रोटेशन की वजह से मास चेंज नहीं होगा, बिकॉज मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो मोमेंटम कितने से चेंज हुआ? -2mv। माइनस इंडिकेट्स दैट कि मोमेंटम हैज चेंज और डिक्रीज। ओके, तो 2mv माइनस मोमेंटम कितने से चेंज हुआ? 2mv। तो ऑप्शन है क्या? मोमेंटम चेंज बाय mvr। गलत, mvr से चेंज नहीं होता। चेंज इन मोमेंटम इज जीरो, ये भी गलत, ये भी गलत। काइनेटिक एनर्जी चेंज इज जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो एक चीज याद रखो, यहां पर इसकी स्पीड कितनी है? v। यहां पर इसकी स्पीड कितनी है? v। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगी? 1/2 mv²। यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी कितना होगी? 1/2 mv²। अब आप कहोगे सर यहां पे आपने डायरेक्शन क्यों नहीं लिया? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, डज नॉट इंक्लूड डायरेक्शन। तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² थी, फाइनल में भी कितनी थी? 1/2 mv²। अब बदल ही नहीं रही, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? जीरो। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। अब हाफ रोटेशन में चेंज इन मोमेंटम कितना है? 2mv। इस पे एक क्वेश्चन है बच्चों, किधर गया? अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v, देन इन मूव्स on diametrically opposite point along the circle, momentum changes by 2mv। इसका आंसर क्या आएगा? बी। समझ रहे हो आप? इसका आंसर क्या आएगा? 2mv। कैसे? यहां पर मोमेंटम कितना था? mv, इधर कितना था? -mv। तो चेंज कितना हुआ?
माइनस एम वी मतलब -2 mv, मतलब चेंज कितना हुआ 2 mv। तो इसका आंसर क्या है बी, और इसका आंसर क्या है बी। दोनों का आंसर क्या आ गया, बी भी आ गया। क्या आ गया, बी भी। तो इसका भी आंसर हो गया बच्चों, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। ये ओडिशा जेई का क्वेश्चन है 2003, जो कुछ भी है देख लो। और ये भी क्वेश्चन हमारा होगा, पार्टिकल डायमेट्रिकली अपोजिट अगर पार्टिकल मूव हो गया तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 से चेंज होगा, बिकॉज इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है, और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते वक्त डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। अब यहां पर आ जाओ, एवरेज एक्सेलरेशन कह रहा है। देखो बच्चों, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर मतलब आपको डायरेक्शन के बारे में इग्नोर नहीं करना चाहिए, डायरेक्शन का भी आपको सोचना पड़ेगा। परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन होता है, कौन सा, टुवर्ड द सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन। अब क्या कह रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एवरेज मतलब पूरे इंटरवल पे। ओके, तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, ये जब सपोज यहाँ पार्टिकल है फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसका एक्सेलरेशन यहां पर आ गया। इसके लिए एक पोजीशन ऐसी है नंबर 2 की, जब एक्सेलरेशन इधर होगा। अब ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, या फिर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसल। अब हर पॉइंट के लिए एक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है जहां पे उसका एक्सेलरेशन कैसे होगा, अपोजिट। एक्सेलरेशन तो हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है ना, बिकॉज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसमें एक ही एक्सेलरेशन होगा, कौन सा, रेडियल वाला। तो ये सारे एक्सेलरेशन एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इसका आंसर आएगा डी। तो एक्सेलरेशन कितना होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नल वेक्टर। एवरेज पूछ रहा है वो, अगर इंस्टेंटेनियस पूछता तो क्या आ जाता, वी स्क्वायर बाय आर, आर ओमेगा स्क्वायर। किसी एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन है, यहां पर एक्सेलरेशन कितना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर। देखा है हमने, रेडियल एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब ये माइनस क्यों आया, बिकॉज रेडियस वेक्टर इधर होता है, एक्सेलरेशन इधर होता है, दोनों अपोजिट है, इसलिए क्या आ गया, माइनस आ गया। लेकिन उसने एवरेज पूछा, पूरा रिजल्टेंट, तो एवरेज कितना होता है, जीरो। तो नल मतलब जीरो, और वेक्टर होता है जीरो वेक्टर। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, कांस्टेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर बाय आर। कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता, व्हाई, बिकॉज यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर बाय आर है, लेकिन डायरेक्शन तो हर जगह चेंज हो रही है ना, इसलिए पहला ऑप्शन रॉन्ग है। अब वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर बाय आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो रेडियल एक्सेलरेशन तो रेडियस पे होता है ना, प्लेन को परपेंडिकुलर, तो इधर आता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, गलत है। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक टाइम पे, तो हर टाइम पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखो, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जीरो होता है, बिकॉज हर प्लस को कैंसिल करने वाला माइनस वहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यू हमने सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं हम एमसीक्यू नंबर 6 पे। क्या कह रहा है, अ पार्टिकल कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 मीटर विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 31.4 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज एवरेज स्पीड। अब एक चीज याद रखो बच्चों, एक चीज याद रखो, फॉर वन रिवोल्यूशन, दो एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे इसमें। फॉर वन रिवोल्यूशन, अच्छे से समझो और लिखते जाओ चीजें। फॉर वन रिवोल्यूशन, ओके, एक चीज याद रखो, हाँ, मैं फाइंड आउट करता हूं एवरेज स्पीड, और इसके बाद इंस्टेंटेनियस, सॉरी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब आप कहोगे सर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये चीजें अलग अलग है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड नेवर जीरो, एक चीज याद रखो, मोशन हो गई तो स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अब सपोज क्या हो गया, एक पार्टिकल ने एक रिवोल्यूशन पूरा किया, एक पार्टिकल ने एक रिवोल्यूशन पूरा किया, और यहां पर भी एक पार्टिकल ने एक रिवोल्यूशन पूरा किया। अब हम क्या करेंगे, चार सैंपल पॉइंट लेंगे, चार पॉइंट, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, हम चार पॉइंट लेंगे। तो यहां पर इसकी जो स्पीड है, एक पॉइंट पे जो स्पीड है उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। अब ये स्पीड है, इसलिए इसको डायरेक्शन की जरूरत है क्या, नहीं, डायरेक्शन का हमें कोई लेना देना नहीं, स्पीड में डायरेक्शन का लेना देना नहीं होता। अब यहां पर आ जाएंगे, तो यहां पर भी इसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। यहां पर भी इसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। यहां पर भी इसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। अब फाइनली वो कहां पर आ गया, एक रिवोल्यूशन में यहां तक आ गया। तो हर पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा एवरेज बताओ, एवरेज, तो एवरेज क्या करोगे, आपको चार पॉइंट पता है, तो आप क्या करोगे, 5 प्लस, सॉरी वी पूछा है ना, वी स्पीड एवरेज, तो वी इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4। चार सैंपल लिए ना आपने, 1 2 3 4, तो 5 प्लस 5 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो जो आपने एक पॉइंट पे फाइंड आउट की थी ना, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, समझ रहे हो, कोणत्याही एका क्षणाला, मराठी, कोणत्याही एका क्षणाला जी स्पीड फाइंड आउट केली जाते त्याला इंस्टंटेनियस स्पीड म्हणतात। कौन सी स्पीड बोलेंगे उसको, इंस्टंटेनियस स्पीड। एट अ टाइम, इस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी है,
5 मीटर पर सेकंड, तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड, इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। अब ऐसी क्यों है, बिकॉज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो एक सर्कल अगर उसने पूरा किया तो टोटल एवरेज स्पीड कितनी आ रही है 5 मीटर पर सेकंड, और इंस्टेंटेनियस भी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। अब आ जाते हैं वेलोसिटी पे। अब जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो हमें डायरेक्शन का सोचना पड़ेगा। सपोज यहां पर वेलोसिटी है आपकी 5 मीटर पर सेकंड, तो डायरेक्शन ऊपर है, सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहां पर आने के बाद भी स्पीड कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। यहां पर आने के बाद स्पीड कितनी हो गई, सॉरी वेलोसिटी कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। यहां पर आने के बाद भी कितनी 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब हम वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें डायरेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम डायरेक्शन के बारे में कैसा सोचते हैं, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा। अब इसका एवरेज निकालो, वी एवरेज क्या हो जाएगा, +5 -5 +5 -5 डिवाइडेड बाय 4, तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो एक रिवॉल्यूशन अगर उसने पूरा कर लिया तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 0। ऐसे कितने सैंपल लोगे आप, इनफाइनाइट, हमने तो सिर्फ 4 लिए। ये सपोज आपने ये 2 ले लो, ये इधर होगी वेलोसिटी, ये इधर होगी, ये इसको कैंसिल कर देगी। ऐसे ले लो, ये इधर होगी, ये इधर होगी, ये इसको कैंसिल कर लेगी। तो ऐसे ऑलमोस्ट सभी पॉइंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी 0। लेकिन एवरेज स्पीड कितनी आएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड जितनी। तो यहां पर क्या पूछा है हमें, एवरेज स्पीड पूछा है, और एक पॉइंट पे स्पीड कितनी है 31.4। तो एक पॉइंट पे अगर 5 होती तो एवरेज भी कितनी है 5 स्पीड, तो एक पॉइंट पे कितनी है 31.4, तो एवरेज भी कितनी होगी 31.4। तो द आंसर बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। अब आ जाते हैं इधर वाले में, कहां गया, a particle complete one revolution in 10 सेकंड, average velocity if radius of circle is 1 मीटर। जिपमर में आ चुका है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होती है मेडिकल की नेशनल लेवल पे। जिपमर 1990 में आ चुका है, 1999 में। 9 इज लकी नंबर ऑफ माइन, ओके, आपका भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करोगे एक रिवॉल्यूशन में तो कितना आ जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। समझ रहे हो आप। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना जरूरी होता है। यहाँ पे पूछा है एवरेज वेलोसिटी, तो हमें डायरेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। ये सोच लिया हमने डायरेक्शन के बारे में। अब जब एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो हमने डायरेक्शन बताई ही नहीं, डायरेक्शन का इंक्लूजन हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस के जितनी होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी 0। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ गई होंगी, ठीक है। पॉज करके अच्छे से नोट कर लो बच्चों, ये चीजें, सारी चीजें लिख लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों, ठीक है, समझ गया बच्चों। तो इस तरह से ये खेल होता है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड नंबर का भी हो गया बच्चों, इसको मैं मेट देता हूं इस तरह से, सेकंड नंबर का भी हमारा कंप्लीट होगा। तो वन रिवॉल्यूशन में एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी के बाद, वेलोसिटी के बारे में हम डायरेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 4 पे। क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन इट्स एक्सेलरेशन। अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ओके, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन इट्स एक्सेलरेशन इज। देखो अब कंफ्यूजन है, एक्सेलरेशन मतलब ये एवरेज के बारे में नहीं पूछ रहा, ये एवरेज के बारे में पूछ रहा है क्या, नहीं। अगर एवरेज होता तो आंसर क्या होता 0, एवरेज होता तो आंसर क्या होता 0। हमने एक सॉल्व किया वैसे। अब प्रॉब्लम ये आता है कि एक्सटर्नल रेडियल एक्सेलरेशन, यार मतलब रेडियल एक्सेलरेशन, समझ रहे हो ना, रेडियल एक्सेलरेशन। जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है उसके रेडियस पे एक एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड द सेंटर, उसे कहा जाता है रेडियल एक्सेलरेशन। और हमने देखा है लास्ट लेक्चर में, ये होता है -ω²r, और इसका प्रूफ अभी न्यू सिलेबस में 11th में है और हमने ले चुके हैं वो, ठीक है। तो एक्सटर्नल है, इंटरनल है, या कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट तो नहीं हो सकता, वाई, बिकॉज एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये होगी, भले ही इसकी मैग्नीट्यूड क्या है ω²r, यहां पर भी ω²r, यहां पर भी ω²r, बट यहां पर डायरेक्शन ऐसी है, यहां पर डायरेक्शन ऐसी है, यहां आने पर डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। तो कांस्टेंट है क्या, नहीं। तो ये दो ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए, ऑप्शन ए एंड डी। अब बचा बी और सी में। तो मुझे बताओ बच्चों, सर्कल को हम घुमा रहे हैं तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल, बाहर से थोड़ी प्रोड्यूस हो रहा है, वो इंटरनल है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इंटरनल एआर, मतलब इंटरनल रेडियल एक्सेलरेशन होता है। अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, बिकॉज उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और जो होता है वो कैसे होता है,
इंटरनल रेडियल एक्सेलरेशन, एक्सटर्नल होता है क्या? नहीं। अब यहाँ पे आ जाएंगे, अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज रिवॉल्विंग अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस आर, देन वर्क डन इज, ये हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया है बच्चों। सर्कुलर मोशन में वर्क डन कितना होता है? 0। क्यों 0 होता है? देख लो अच्छे से, ये पार्टिकल है, सर्कल पे घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और इस पे जो फोर्स होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, इधर आ जाएगा फोर्स, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट इज सॉल्व बाय एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस 90, एंड वी वेरी वेल नो दैट कॉस 90 इज 0, हेंस वर्क डन इज 0। इसीलिए जब चांद पृथ्वी के आजू बाजू में घूमता है तो उसलिए उसको पेट्रोल भरना पड़ता है क्या? नहीं, बिकॉज वहां पर वर्क डन नहीं होता, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 0। वर्क डन कितना आ जाएगा? 0, वेदर इट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? चलो ठीक है, अब आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों। क्या कह रहा है? इफ ए आर एंड एटी, ए आर रेडियल एक्सेलरेशन है और एटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कैसे होते हैं? एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन होता है, उसे कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, और अलोंग द टेंजेंट एक एक्सेलरेशन होता है, उसे कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ओमेगा चेंज हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ओमेगा बदलने की वजह से एक एक्सेलरेशन होता है, उसे कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन एंड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। देन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब एक ही चीज याद रखो, फॉर यूसीएम, यूसीएम ओमेगा इज कांस्टेंट। ओमेगा कैसे होता है? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होता है। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट आ गए, इसलिए अल्फा कितना होता है? 0। अल्फा कितना होता है? 0 यूसीएम के लिए। तो अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? आर इंटू अल्फा। आर कुछ भी हो सकता है, अल्फा कितना है? 0। तो एटी भी कितना आ गया? 0। यूसीएम के लिए एटी कितना आ गया? 0। लेकिन यूसीएम के लिए ए आर 0 नहीं होता, ए आर कितना होता है? वी स्क्वेयर बाय आर, वी स्क्वेयर बाय आर। यूसीएम होने के बावजूद उसमें ए आर होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। और ये एक्सेलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है हर पॉइंट पे। समझ रहे हो? ऐसे हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करता है। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज करने का काम कौन करता है? एटी, तो सॉरी ए आर। तो यूसीएम में कौन 0 है? यूसीएम में एटी 0 है, यस, और ए आर 0 नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर फर्स्ट एमसीक्यू। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये सारे एमसीक्यू हमने सॉल्व कर लिए। आई होप आपको समझ आए होंगे। ओके, तो इस तरह से हमारे टोटल 15 से 16 एमसीक्यू हो गए बच्चों। तो 3 लेक्चर में 15 या 16 एमसीक्यू, अप्रोक्सीमेटली 20 पकड़ के चलो। तो आगे अगर और 9 लेक्चर होते हैं तो आराम से लगभग और एक 50-60 एमसीक्यू हो जाएंगे, तो 100 प्लस एमसीक्यू करने की हम कोशिश करेंगे हर चैप्टर में। तो अब इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं? काइनेमेटिक्स को खत्म करने के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया से फॉर्मूले शुरू से रिवाइज कराता हूं मैं आपको, अच्छे से ध्यान दो। अब न्यूमेरिकल्स आने के लिए फॉर्मूले आना बहुत जरूरी होता है। तो पहला जो फॉर्मूला हमने सीखा था वो था एंगल, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बराबर है, लिख लो चलो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क होता है यस, रेडियस होता है आर। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला नंबर 1। चलो लिख लो, ले चुके हैं बच्चों हमें, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सेकंड वन, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय टी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, थर्ड वन, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। अगर इसका डेरिवेटिव ले लिया तो अल्फा मिल जाएगा। डी ओमेगा का मतलब होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। डी मतलब क्या? डिफरन्स। डिफरन्स कैसे फाइंड आउट होता है? बाद का मायनस इनिशियल, नंतरचं मायनस सुरुवातीचं। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा। ये फॉर्मूला हो गया अल्फा का। ठीक है, उसके बाद इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से होता है बच्चों, देख लो अच्छे से। डेल्टा वेक्टर थीटा, वेक्टर फॉर्म लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्मॉल वेक्टर लेना पड़ेगा ना, तो थीटा तो स्केलर होता है, तो डेल्टा थीटा इज वेक्टर। तो वेक्टर डेल्टा यस इज इक्वल टू वेक्टर डेल्टा थीटा क्रॉस वेक्टर आर। ठीक है ना, इसको इधर ले लिया और क्रॉस कर दिया, इसको हम आर क्रॉस थीटा नहीं लिख सकते। अब इसको टाइम से डिवाइड किया, इसको टाइम से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? इसके जगह क्या रखोगे आप? वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। और अगर यहां पर आपने इसको भी टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा? वेक्टर a, ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ना, इज इक्वल टू वेक्टर अल्फा
क्रॉस वेक्टर आर, इसको भी टाइम से डिवाइड कर दिया तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, तो फिफ्थ वन देख लो। अब सर्कुलर मोशन हो रही है इस तरह से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर होती है टेंजेंशियल, ये होता है v। ठीक है, और रेडियस वेक्टर यहाँ पर होती है, ये होता है आपका वेक्टर r। और अगर ये कुछ इस तरह से घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओमेगा। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो ये हो गया आपका ओमेगा, ये आपका ओमेगा, ये है आपका रेडियस, ये जो रेड साइड है उसकी रेड साइड, रेड साइड की तरफ क्या है इसका आर है। समझ रहे हो आप? ये ओमेगा, ब्लू वाला ओमेगा है, रेड साइड जिधर है उधर आर की डायरेक्शन है, और वी कुछ इस तरह से है बच्चों। समझ रहे हो आप? तीनों अलग अलग प्लेन में है, ये ऐसे, समझ रहे हो? ये ऐसे ऐसे, ये जो ब्लू वाला है ऊपर का ये ओमेगा है, रेड वाला आर आर की डायरेक्शन है, और वी वी कुछ इस तरह से, देखो समझ रहे हो? ऐसे ऐसे टेंजेंशियल ऐसे अंदर। ठीक है, तो ये तीनों के बीच का एंगल कितना है? 90। और हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व होता है, क्रॉस प्रोडक्ट इज सॉल्व बाय साइन थीटा। तो वी स्केलर फॉर्म क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू ओमेगा आर साइन 90 डिग्री, साइन थीटा हो जाएगा ना, ओमेगा और आर, ऊपर ओमेगा आर इधर, दोनों के बीच का एंगल 90, तो साइन 90 कितना होता है? 1। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ओमेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ऐसे ही a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इंटू अल्फा। ओके, प्रॉब्लम फॉर्मूला नंबर 6 हमने देखा था, t इज इक्वल टू क्या आया था? 2 पाई आर बाय वी। व्हाट इज टी? पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया है। अब ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी की जगह क्या रखेंगे? आर ओमेगा, दिस आर गेट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, सेवंथ वन, क्या करो? ओमेगा को इधर लेके आ जाओ, टी को सब्जेक्ट करो, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 पाई बाय टी। समझ रहे हो? ओमेगा को इधर ले लिया, टी को इधर डाल दिया, तो ओमेगा बरोबर क्या आ गया? 2 पाई बाय टी। अब हम 1 बाई टी के जगह क्या रख सकते हैं? एन, एन मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, एन मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई एन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कुछ 4-5 चैप्टर के लिए, एसी करंट वगैरह में भी ये फॉर्मूले यूज होते हैं, वेव्स में फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 पाई एन, 2 पाई बाय टी। टी मतलब होता है पीरियड, एन मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के बारे में एक चीज जान लो, फ्रीक्वेंसी जो होती है इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज, हर्ट्ज का मीनिंग होता है आरपीएस, मतलब रिवोल्यूशन पर सेकंड। क्या? आरपीएस मतलब क्या? रिवोल्यूशन पर सेकंड। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये दिया होता है आरपीएम में, इसका मीनिंग होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो अगर रिवोल्यूशन पर मिनट को हर्ट्ज में करना है, मतलब रिवोल्यूशन पर सेकंड में, तो मिनट को सेकंड करना पड़ेगा। अब कैसा करोगे? रिवोल्यूशन पर, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो इसको क्या करेंगे आप? रिवोल्यूशन पर सेकंड में हो जाएगा, इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। रिवोल्यूशन पर मिनट को अगर आपने 60 से डिवाइड कर लिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? रिवोल्यूशन पर सेकंड में, रिवोल्यूशन पर सेकंड में। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट वन बच्चों अच्छे से देख लो। सपोज एक व्हीकल है, सपोज एक व्हीकल है, वो क्या हो रहा है? कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से मूव हो रहा है, और t टाइम के लिए आपने ऑब्जर्व किया, तो ये व्हीकल आ गया यहां तक। अब यहां तक आने पर उसकी वेलोसिटी हो गई v, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन a से जा रहा है, वो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया यस। तो ये 4-5 क्वांटिटी के अंदर का जो रिलेशन है वो 3 इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है, वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसे काइनेमेटिकल इक्वेशन कहते हैं। कौन सा इक्वेशन? काइनेमेटिकल, जाना रे भाई, काइनेमेटिकल इक्वेशन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, और t मतलब टाइम। और सेकंड इक्वेशन क्या होता है? यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। समझ रहे हो? 8, 9, 10 में आपने पढ़ा होगा ये। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, और s मतलब डिस्प्लेसमेंट। अभी यही इक्वेशन हम क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन पे अप्लाई करेंगे। तो सपोज लीनियर की जगह ये सर्कल में घूम रहा है ऐसे, तो शुरू में इसकी स्पीड क्या थी? शुरू में इसकी स्पीड थी ओमेगा 1, और बाद में स्पीड क्या हो गई? ओमेगा 2। ओमेगा 1 इज इनिशियल एंगुलर स्पीड, ओमेगा 2 इज फाइनल एंगुलर स्पीड। समझ रहे हो? ओमेगा 1 इज इनिशियल एंगुलर स्पीड, ओमेगा 2 इज फाइनल एंगुलर स्पीड। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ रहे हो ना? ओमेगा u के जगह क्या आ गया? ओमेगा 1, v के जगह क्या आ गया? ओमेगा 2। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, ये किसके जगह आया? u के जगह। ये किसके जगह आया? v के जगह। ये किसके जगह आया? a के जगह। टाइम तो टाइम होता है, लीनियर नहीं, एंगुलर नहीं। अब बचा क्या?
डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के जगह यहां पर क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब कन्वर्ट करो इसको, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, v के जगह ओमेगा 2 इज इक्वल टू यू के जगह ओमेगा 1 प्लस ए के जगह अल्फा और टी का टी, तो ये क्या हो गया, एंगुलर काइनेमेटिकल इक्वेशन, फर्स्ट एंगुलर काइनेमेटिकल इक्वेशन। लीनियर मोशन में क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v के जगह ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। अब दूसरा क्या है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यस के जगह क्या आ जाएगा, किधर गया, यस के जगह आ जाएगा थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी, यू के जगह ओमेगा 1, टी का टी होगा, हाफ का हाफ रहेगा, ए के जगह अल्फा, टी का टी रहेगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड फाइनली वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v के जगह आएगा ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, समझ रहे हो, a के जगह क्या आ गया अल्फा, s के जगह क्या आ गया थीटा, तो इसके कंपैरेटिवली हम ऐसे भी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे एंगुलर काइनेमेटिकल इक्वेशन और ये हो गए हमारे लीनियर काइनेमेटिकल इक्वेशन। कौन से, लीनियर काइनेमेटिकल इक्वेशन। इतनी चीजें आप अच्छे से पॉज करके बढ़िया से नोट कर लो बच्चों। हो गया, तो दीज आर द ऑल डिटेल्स अबाउट व्हाट, डिटेल्स अबाउट काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के ये सारे क्या हो गए, काइनेमेटिक्स हो गए। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं हम इस पे एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल करते हैं जो आपको पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है। क्या कह रहा है, अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम, 90 आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, समझ रहे हो ना, रिवोल्यूशन पर मिनट। इट इज स्विच ऑफ, फैन घूम रहा है 90 रिवोल्यूशन पर मिनट से, अब स्विच ऑफ कर दिया तो स्पीड कम हो जाएगी उसकी। स्टॉप आफ्टर 21 रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कितने रिवोल्यूशन के बाद स्टॉप हो गया वो, 21 रिवोल्यूशन के बाद रुक गया वो, रुक गया मतलब बाद की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 0। अभी कितने से घूम रहा था, 90 आरपीएम से, बंद किया 21 बार घुमा ऐसे और बंद हो गया, कितने बंद हो गया मतलब उसके रिवोल्यूशन कितने हो गए, 0। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप, हमें क्या करना है, टाइम पता करना है, कितना टाइम लिया उसने रुकने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब जो ओल्ड सिलेबस था उसमें बहुत हार्ड मेथड से इसको सॉल्व करते थे, लेकिन इसको अपडेट कर दिया है उन्होंने और बहुत ही अच्छे से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छे से देखो, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फैन है जो 90 आरपीएम से रिवॉल्व हो रहा है। आरपीएम मतलब अभी बढ़ा था हमने, रिवोल्यूशन पर मिनट। अब इसको हर्ट्ज करना पड़ेगा, मतलब कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आरपीएस, और आरपीएस इज नथिंग बट हर्ट्ज। ठीक है ना, तो ये कैंसल, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, मतलब ये क्या गया 1.5, समझते हो ना, 3/2 मतलब कितना 1.5 हर्ट्ज। अब कोई बात नहीं, देख लो। अब क्या करेंगे, हमें टाइम पता करना है, टाइम पता करना है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक मेथड निकालेंगे हम। पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, तो ये ओमेगा 1 इधर आ जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू अल्फा टी, तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंपल सिंपल, इसको हमने सब्जेक्ट किया और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। लेकिन आप कहोगे सर अल्फा थीटा तो हमें पता ही नहीं, तो देखो जब हमने फैन बंद किया तो बंद करने के बाद रुकने तक उसने कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट किए, 21। तो सपोज एक रिवोल्यूशन पूरा किया उसने, यहां से शुरू किया और यहीं पर आ गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। समझ रहे हो, एक रिवोल्यूशन में एंगल कितना हुआ, 2 पाई। ठीक है, तो वन रिवोल्यूशन कितना, वन रिवोल्यूशन में एंगल कितना कवर किया, 2 पाई। एक रिवोल्यूशन पूरा किया, यहां से यहां तक आया, देख लो सपोज यहां से शुरू किया उसने, यहां तक आया 90 एंगल, यहां तक आया 180, 270, 360, 360 मतलब क्या होता है 2 पाई। वन रिवोल्यूशन में कितना एंगल कवर किया, 2 पाई। हमें कितने में पूछा है, 21 रिवोल्यूशन में, 21 रिवोल्यूशन में कितना, थीटा, सपोज कितना कवर किया, थीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू 21 इंटू 2 पाई, मतलब क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 42 पाई। तो एंगल कितना कवर किया उसने, 42 पाई। दिख रहा है बच्चों आपको ये, बढ़िया, एंगल कितना कवर किया, 42 पाई। ओके, 21 रिवोल्यूशन में 42 पाई इतना एंगल उसने कवर किया। चलो कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे,
यहां से भी हम अल्फा को सब्जेक्ट करेंगे, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर आके माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। अब ये 2 और थीटा इधर ले लो, क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब काइनेमेटिकल इक्वेशन फर्स्ट में हमने अल्फा को सब्जेक्ट किया, काइनेमेटिकल इक्वेशन थर्ड में हमने अल्फा को सब्जेक्ट किया। अब दोनों अल्फा के वैल्यूज है, इनको सब्जेक्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड सेम लिखने आएंगे। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा। अब टाइम पता करना है, तो देख लो बच्चों, अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एन, अभी सॉल्व किया था हमने 2 पाई एन, तो ओमेगा 1 क्या हो जाएगा 2 पाई एन 1, ओमेगा 2 क्या हो जाएगा 2 पाई एन 2। ठीक है, तो एन 2 कितना है बच्चों, जीरो, एन 2 कितना है जीरो, तो एन 2 जीरो मतलब ओमेगा 2 कितना आ जाएगा जीरो। तो ओमेगा 2 अगर जीरो हो गया तो ये सॉरी 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 ये जीरो हो जाएगा हमारा ओमेगा 2, और ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यहां पर क्या बच गया, यहां पर क्या बच गया माइनस ओमेगा 1, समझ रहे हो ना, जीरो माइनस ओमेगा 1 मतलब कितना, माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू, ये कितना हो गया माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, कैंसल। अब यहाँ पर ओमेगा 1 है और यहाँ पर ओमेगा 1 स्क्वायर है, तो ये ओमेगा 1 और ये उसका स्क्वायर में का 2 में का 1 क्या हो गया, कैंसल। अब ये 2 थीटा को ऊपर ले लो, ओमेगा को 1 को नीचे ले लो, टाइम को इधर ले लो, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 इज इक्वल टू ये टाइम आ गया। ठीक है, सो टी इज इक्वल टू 2 का 2, थीटा कितना है, थीटा है 42 पाई, कितना 42 पाई। अब ओमेगा 1 क्या होगा, ओमेगा 1 होगा 2 पाई एन 1, समझ रहे हो 2 पाई एन 1, तो 2 कैंसल पाई कैंसल। ठीक है, तो बचा क्या, t इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई एन 1, एन 1 कितना है, एन 1 इज 3 बाई 2, 1.5 मतलब कितना 3 बाय 2, 3 बाय 2, 3 1 जा 1, 3 1 जा 1, एक रहा 3 4 जा 12, ये नीचे का नीचे ऊपर चला जाएगा, 14 इंटू 2 मतलब 28 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, 28 सेकंड, समझ रहे हो। तो इसका आंसर क्या आ गया 28 सेकंड। तो 28 सेकंड में आपका फैन पूरी तरह से रुक जाएगा, ठहर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। अब आपको अगर समझ नहीं आया तो ड्रैग कीजिए, पीछे लीजिए वीडियो को, 2 से 3 बार देख लीजिए, समझ आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल भी क्या हो गया बच्चों, सॉल्व हो गया। अब एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, एक क्वेश्चन लिखो, वाई एंगुलर सॉरी वाई डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज नॉट inclined to axis of rotation या एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। क्या कह रहा है कि अल्फा की जो डायरेक्शन है वो एक्सिस पर ही क्यों है, उसको इंक्लाइंड क्यों नहीं है, इसका रीजन हमें पूछा है। बहुत इंटरेस्टिंग सा रीजन है उसका बच्चों, देख लो। इमेजिन करो एक फैन घूम रहा है ऐसे, ठीक है, सपोज दिस इज द फैन and it is revolving like this and it is revolving in which direction, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे घूम रहा है, ये अगर ऐसे घूम रहा है तो अल्फा की डायरेक्शन ऊपर आएगी, अल्फा की डायरेक्शन ऊपर आएगी, प्रोवाइडेड दैट इसकी स्पीड बढ़नी चाहिए, समझ रहे हो। स्पीड अगर बढ़ रही है तो अल्फा और ओमेगा दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है, तो इमेजिन करो कि इसका जो डायरेक्शन है अल्फा का जो डायरेक्शन है वो ऐसे स्ट्रेट न होकर ऐसे होता, सपोज ऐसे होता, ऐसा होता नहीं है लेकिन लेते हम, तो क्या होता हमें वो एक्सप्लेन करना है। अगर ऐसे होता अल्फा का डायरेक्शन तो अल्फा के 2 कंपोनेंट हो जाते, समझ रहे हो, एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट करने आते, कौन कौन से, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो अगर ये एंगल थीटा ले लिया आपने, ये एंगल थीटा ले लिया, तो एडजेसेंट साइड क्या आएगी, अल्फा कॉस थीटा, और ये साइड क्या आएगी, अल्फा साइन थीटा। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम 11th में पढ़ चुके हैं। अब ये अल्फा साइन थीटा एक्सेलरेशन होगा आपका, कौन सा, एंगुलर एक्सेलरेशन, और अल्फा कॉस थीटा क्या करेगा, इस फैन को इधर खींचने की कोशिश करेगा।
तो कभी आपने फैन को घूमते हुए ऐसे आगे जाते हुए देखा है या फिर ऐसा टेढ़ा होते हुए देखा है? कभी नहीं होता बच्चों, समझ रहे हो, कभी नहीं होता। तो इस वजह से हमेशा एक्सेलरेशन कहां पर होता है? एक्सिस पे होता है। अब जब एक्सिस पे होता है तो इसके कंपोनेंट करने आएंगे क्या बच्चों? नहीं करने आएंगे। अगर इंक्लाइंड होगा कुछ इस तरह से एक्सिस को, तो उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का काम करेगा और एक कंपोनेंट इसको इधर मूव करेगा, इसलिए ये इंक्लाइंड होता है क्या? नहीं। आई होप आप रीजन समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमेशा जो होता है वो इंक्लाइंड नहीं होता, हमेशा एंगुलर एक्सेलरेशन अलोंग द एक्सिस ही होता है, ठीक है। तो ये उसका रीजन है बच्चों। तो इस तरह से हमने यहां पर कंप्लीट कर दिया क्या? काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल नंबर 2 देख लो क्या कह रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन चेंजेस फ्रॉम 60 आरपीएम। फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो पहली क्या ले लेंगे हम? n1 कितनी दिया है? 60 आरपीएम से कितने तक गया? 180 आरपीएम। कितने तक गया? 180 आरपीएम। घबराइए मत, चेंज करेंगे उसको। कितने में? इन 20 सेकंड। कितने में? टाइम दिया है 20 सेकंड, टाइम है 20 सेकंड। तो आपसे कहा है अल्फा फाइंड आउट करो। चलो कम ऑन, फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करो। चलो हो गया। चलो देखो मैं बताता हूं। पहले इस आरपीएम को आरपीएस करना पड़ेगा। आरपीएम को आरपीएस कैसे करते हैं? डिवाइडेड बाय 60, 60 डिवाइडेड बाय 60, ये हो जाएगा आरपीएस। तो कैंसिल होगा, ये हो गया 1 आरपीएस मतलब 1 हर्ट्ज। क्या हो गया? 1 हर्ट्ज। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? 180 डिवाइडेड बाय 60, तो ये कितना हो जाएगा? 3 ना। 3 आरपीएस मतलब क्या होता है? 3 हर्ट्ज। और टाइम कितना है? 20 सेकंड। तो हमें पता करना है अल्फा। तो अल्फा हमें पता है, देखो ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, पता है ना। ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एन, एन मतलब फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा 2 क्या हो जाएगा? ओमेगा 2 हो जाएगा 2 पाई एन 2। सिंपल है ना बच्चों, बिकॉज एन चेंज हो रहा ना, 2 और पाई तो कांस्टेंट है। ओमेगा 1 क्या हो जाएगा? 2 पाई एन 1। ये दोनों वैल्यूज उठाकर यहां पर रख दो, तो ओमेगा 2 की जगह क्या रखेंगे? 2 पाई एन 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 की जगह क्या रखेंगे? 2 पाई एन 1 प्लस अल्फा टी। ये प्लस को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? 2 पाई एन 2 माइनस 2 पाई एन 1 इज इक्वल टू अल्फा टी। तो अल्फा को सब्जेक्ट करो, अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई कॉमन ब्रैकेट में एन 2 माइनस एन 1 डिवाइडेड बाय टी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो अगर फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 पाई एन 2 माइनस एन 1 डिवाइडेड बाय टी। तो हो गया बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई का 2 पाई। हाउ मच इज एन 2? एन टू, एन टू कितना है? 3 माइनस एन 1 कितना है? 1। और टाइम, टाइम कितना है? 20 सेकंड, ठीक है। तो 2 माइनस 3 माइनस 2, सॉरी 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2, 2 पाई इंटू 2 डिवाइडेड बाय 20। तो ये 21 और ये 0, तो ये कितना होगा? 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो जाएगा ये? 6.28, ऊपर 6.28 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पर पॉइंट है ना, तो यहाँ का पॉइंट उठा के इधर ले लो, तो यहाँ का भी इधर उठ जाएगा, ये आ जाएगा 0.628। और यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। पॉज करके नोट कर लो, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। हो गया? हो गया? हो गया बच्चों?